हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजीवनी प्रेप एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टडी हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने ब्लीडिंग को, जो हमारा ब्लड का फ्लो होता है, मतलब जब हमारा खून बहता है चोट लगने के बाद, हमारा जो खून निकलता है हमारी बॉडी से, तो उस खून को रोकने के लिए जो एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है हमारा हीमोस्टेसिस। ठीक है, तो हीमोस्टेसिस इज अ नेचुरल प्रोसेस टू स्टॉप ब्लीडिंग, मतलब कि खून के बहाव को रोकने के लिए। व्हेन यू गेट ए हर्ट, जब हमें चोट लग जाती है, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटेक्टिव ब्लड क्लॉट। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होती है किसकी? प्रोटेक्टिव ब्लड क्लॉट की। ठीक है, ब्लड क्लॉट होता है टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस। क्यों होता है कि टू प्रिवेंट, मतलब उसे रोकने के लिए, किसे? ब्लड लॉस को। ठीक है, ब्लड लॉस को रोकने के लिए। एंड हेल्प द वुंड हील, और जो हमें चोट लगी है, जो उस घाव को भरने के लिए भी हेल्प करता है, मतलब उसे ठीक होने में भी हेल्प करता है। ओके, इट ऑल्सो नोन एज अ ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड क्लोटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लोटिंग भी बोलते हैं और कोगुलेशन भी बोलते हैं, मतलब ब्लड कोगुलेशन मतलब कि खून का जम जाना। ठीक है, सो अब देखो, ब्लड क्लोटिंग इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। इसमें हमारे क्या होते हैं? 3 स्टेप होते हैं ब्लड क्लोटिंग में। उससे पहले देखो, मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूं। तो देखो, ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। तो देखो, ये हमारी ब्लड वेसल है पूरी की पूरी। तो देखो, सबसे इनर साइड वाली जो लेयर होती है जिसका नाम है एंडोथीलियल लेयर। इसके बाद हमारी क्या होती है, यहाँ पे एंडोथीलियल के साथ ही हमारे होते हैं कोलेजन फाइबर्स। तो देखो, जो हमारे क्या है, स्पेस में कोलेजन फाइबर है। उसके बाद हमारी आती है स्मूथ मसल। ठीक है, ये क्या हमारी स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल के बाद हमारी एक लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि बनती है हमारी कोलेजन से, इलास्टिन फाइबर से, इनसे बनती है। ठीक है, तो वो तो सिर्फ आउटर सरफेस को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो ये हमारी स्मूथ मसल होती है, ये हमारी एंडोथीलियल होती है, और एंडोथीलियल और स्मूथ मसल के बीच में हमारा होता है कोलेजन फाइबर। ठीक है, जो दोनों को चिपका के रखता है और सपोर्ट देता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हमें इंजरी हो जाती है। ठीक है ना, इंजरी हो जाती है, तो इंजरी होती है तो ब्लड लॉस होता है। ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? तो देखो, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब इसमें क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड वेसल्स गेट नैरो। तो सबसे पहले क्या होती है, हमारी जो ब्लड वेसल होती है ये नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें कम ब्लड आएगा और कम ब्लड लॉस होगा। ठीक है, जिसकी वजह से देखो यहाँ पे क्या है, मिनिमाइज द ब्लड लॉस। अब सेकंड क्या होता है? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब इसके अंदर क्या होता है? तो देखो, हमारे ब्लड में क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं ना, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, जो हमारे सेल्स होते हैं, तो उनमें क्या होते हैं? हमारी प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो जो हमारा क्या है, ये जो इंजर्ड वॉल होती है ना हमारी, तो इंजर्ड वॉल में जो हमारा कोलेजन होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, जब चोट लग जाती है ना, ब्लड वेसल टूट जाती है, तो उसके अंदर कोई डैमेज हो जाता है, तो जब हमारा कोलेजन फाइबर जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। अब ये बाहर एक्सपोज हो जाता है, तो ये क्या है, किसके कांटेक्ट में आता है? हमारे या जो ब्लड में हमारी प्लेटलेट्स थी ना, थ्रोम्बोसाइट्स, उनके साथ कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है, और जो हमारी आरबीसी है, देखो ये हमारे क्या है हमारे प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, इधर आरबीसी भी होते हैं, वो तो है ही। ठीक है, तो हमारी जो मेन बात है, जो प्लेटलेट्स हैं, तो प्लेटलेट्स इधर आते हैं और जो हमारा क्या है, कोलेजन फाइबर है, इसके साथ स्टिक हो जाते हैं, इसके साथ चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद ये क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं इधर और रिलीज करते हैं क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, रिकॉग्नाइज क्या करते हैं कि यहाँ पे इंजरी है, और रिलीज क्या करते हैं हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर क्या करते हैं हमारे? एक्टिवेट करेंगे किसको? क्लोटिंग मैकेनिज्म को। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर को रिलीज करेंगे, और वो क्या करते हैं? हमारे क्लोटिंग मैकेनिज्म को। तो मेन चीज तो यही होती है हमारी क्लोटिंग मैकेनिज्म, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा यहाँ पे फिब्रिन को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्या करता है? देखो, थर्ड क्या है हमारा? कोगुलेशन कैस्केड। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा फिब्रिन बना है, देखो फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन, तो हमारा फिब्रिन बन चुका है उधर। अब वो फिब्रिन क्या करेगा? फिब्रिन फॉर्म अ मैश लाइक नेटवर्क अराउंड द प्लेटलेट प्लग। तो जो हमारे टेम्परेरी प्लग था ना, देखो एक बार, तो देखो हमारा क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होती हैं, और ये हमारा क्या है, टेम्परेरी प्लग बोलते हैं, जिसमें हमारा कोलेजन और प्लेटलेट्स, ठीक है, एक दूसरे से उजल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, थर्ड पार्ट में हमारा जो फिब्रिन होता है वो क्या करता है, यहाँ पे मैच लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो जो यहाँ पे ये भी स्ट्रक्चर होता है ना, इसको ये बिल्कुल कवर कर लेता है फिब्रिन। ठीक है, बिल्कुल मैच बना लेता है यहाँ पे, एक दूसरे से बिल्कुल एक नेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कवर कर लेता है इस पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे, और तो हमारी ब्लड वेसल को क्या करता है, पूरा कवर कर लेता है, ब्लड ब्लीडिंग क्या हमारी बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड स्टेप है, कोगुलेशन कैस्केड्स। मतलब कि इसमें क्या होता है, हमारा फिब्रिन फॉर्म है मैच लाइक नेटवर्क अराउंड द प्लेटलेट प्लग। तो हमारा जो प्लेटलेट प्लग के अराउंड बना लेता है हमारा। ठीक है, एंड स्टेबलाइज इट, स्टेबल करता है, क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग ब्लड क्लोट, और क्या एक स्ट्रॉन्ग ब्लड क्लोट को बना लेता है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाहर की तरफ।
जिसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट प्लग बोल लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्लोटिंग मैकेनिज्म देखते हैं जो मेन है हमारा। तो गाइज एक बार मैकेनिज्म देखने से पहले हम देख लेते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स। तो देखो क्लोटिंग फैक्टर्स क्या हैं, जो कि हमारे जो हमारा क्लोटिंग मैकेनिज्म होता है ना, उसके अंदर जो हमारे फैक्टर्स काम करते हैं, तो ये सारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो अब उनके सिर्फ हम नाम देखेंगे, ठीक है, और नंबर देखेंगे। तो देखो वैसे तो हमारे क्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं, 12 होते हैं, और इनकी रोमन जो काउंटिंग होती है वो कितनी होती है, 13 तक होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है 13 बोला जाता है। वैसे अगर आप बोलो कि नंबर कितने होते हैं, सीरियल में पूछोगे आप कि कितने हमारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, तो वैसे तो हमारे 12 होते हैं, बट जो इनकी जो नंबरिंग होती है ना, नंबरिंग वो रोमन में होती है और वो 13 तक जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा एक क्लोटिंग फैक्टर मिसिंग होता है जिसका नाम क्या है, 6th। ठीक है, 6th क्लोटिंग फैक्टर हमारा मिसिंग होता है, तो यहाँ पे क्या है, उसकी प्लेस पे उसको छोड़ दिया खाली, और 5th के बाद सीधा 7th आता है। ठीक है, तो अब देखो, तो क्लोटिंग फैक्टर, उसके नंबर एंड उसके फैक्टर का नेम। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट है हमारा रोमन में, उसका नाम क्या है, फिब्रिनोजन। सेकंड का नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड का नाम क्या है, टिश्यू फैक्टर, और इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोल देते हैं। फोर्थ हमारा क्या है, कैल्शियम आयन। फोर्थ क्या है, कैल्शियम आयन। फिफ्थ हमारा क्या है, लेबाइल फैक्टर, लेबाइल फैक्टर। ओके, एंड सेवंथ, सिक्स्थ यहाँ पे क्या कर दिया हमने, स्कीप कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है स्टेबल फैक्टर। सेवंथ आता है हमारा स्टेबल फैक्टर। एट्थ हमारा आता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए हमारा क्या है, एट्थ। ठीक है, एट्थ। और उसके बाद हमारा नाइन्थ आता है। नाइन्थ का भी सेम ही नाम होता है, सिर्फ लास्ट का चेंज हो जाता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। ठीक है, एट्थ क्या हमारा, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। नाइन्थ क्या हमारा, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। उसके बाद देखो टेंथ, टेंथ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, यहाँ से इसके बाद हमारा क्या है, कॉमन पाथवे स्टार्ट हो जाता है, स्टुअर्ट फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम, स्टुअर्ट फैक्टर बोलते हैं, और पावर फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा क्या है, 11th। 11th का क्या नाम होता है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। और 12th का क्या नाम होता है हमारा, हेगमैन फैक्टर, हेगमैन फैक्टर। और उसके बाद हमारा 13th, तो 13th क्या होता है, 13 हमारा होता है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, और इसका काम भी कुछ ऐसा होता है। सबसे लास्ट में जब हमारी क्या मैकेनिज्म कंप्लीट होने लग जाता है, क्लोट बनता है ना, तो जब हमारे फिब्रिन बनने के बाद ये उसके प्रोडक्शन को भी ज्यादा करता है, और उसको स्टेबल भी करता है। ठीक है, वहां पर उसको अच्छे से चिपकाता है, हमारे जहाँ पे हमारा घाव होता है वहां पे चिपकाता है। तो इसका काम भी कुछ ऐसा ही होता है कि ये फिब्रिन को स्टेबल करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, वो आप देखोगे आगे मैकेनिज्म में, क्लोटिंग मैकेनिज्म में। तो देखो अब आगे क्या लिखा है, क्लोटिंग फैक्टर ऑलवेज रिटन इन रोमन नंबर। तो देखो इनको क्या हमने रोमन नंबर में लिखा है। एंड फैक्टर 6 जो कि हमारा देखो ये लिख रखा है, इज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं होता हमारा। ठीक है, अब देखेंगे हम क्लोटिंग मैकेनिज्म। सो क्लोटिंग मैकेनिज्म डिवाइड इनटू 3 पाथवे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे 3 पाथवे होते हैं। सबसे पहले देखो एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक, ये दोनों पाथवे क्या होते हैं, मतलब कि जो उसकी स्टार्टिंग होती है ना दोनों क्लोटिंग फैक्टर की, वो अलग अलग होती है। उसके बाद क्या हमारा थर्ड, कॉमन पाथवे। अब कॉमन पाथवे क्या होता है कि ये दोनों फैक्टर आके एक पॉइंट पे, एक फैक्टर पे आके कॉमन हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है, कॉमन पाथवे। तो अब देखते हैं हम क्लोटिंग मैकेनिज्म की। ठीक है, सो लेट्स सी। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे क्या है, क्लोटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब क्लोटिंग मैकेनिज्म हमारा 2 तरीके से एक्टिवेट होता है। तो एक हमारा इंट्रेंसिक पाथवे है और एक हमारा एक्सट्रेंसिक पाथवे है। इंट्रेंसिक मतलब कि जो हमारी ब्लड वेसल है उसके अंदर कोई इंजरी है, उसकी वजह से एक्टिवेट हो रहा है। एक्सट्रेंसिक मतलब कि ब्लड वेसल से बाहर है, तो उसकी वजह से एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये कि हमारी क्या है, ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल में हमारे क्या है, कोलेजन फाइबर है इधर। ठीक है, और यहाँ पे इंजरी हो गई है, और कोलेजन फाइबर एक्सपोज हो गया, इंजर्ड हो गया। ठीक है, तो इसकी जब यहाँ पे प्लेटलेट इसके साथ एक्टिवेट आके स्टिक होती हैं, तो वो एक्टिवेट करते हैं हमारे इंट्रेंसिक को। ठीक है, और जब हमारा इससे बाहर जो ब्लड टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके अंदर इंजरी हो रही है ना, तो वो एक्टिवेट कर रहा है हमारे एक्सट्रेंसिक को, एक्सट्रेंसिक को। ठीक है, समझ आएगी ये बात। तो ये होता है। और जो हमारा इंट्रेंसिक होता है ना, इंट्रेंसिक वो एक तरीके से और होता है, टेस्ट ट्यूब में जो लेबोरेटरी के अंदर हम ब्लड को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए निकालते हैं, तो वहां पे जो टेस्ट ट्यूब में जो ब्लड क्लॉट होता है वो क्यों होता है, वो हमारे इंट्रेंसिक पाथवे में के तरीके से होता है। और वो कैसे होता है कि जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है वो नेगेटिव चार्ज की होती है, और वो नेगेटिव चार्ज हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारा इंट्रिंसिक पाथवे होता है। तो इंट्रिंसिक पाथवे सबसे पहले कैसे स्टार्ट होता है, देखो इसमें क्या होता है, हमारा 13 फैक्टर होते हैं, तो ये क्या है, 12th फैक्टर से स्टार्ट होता है हमारे, किससे, 12th फैक्टर से स्टार्ट होता है।
12th से, तो देखो रोमन में लिखना है इसको ऐसे, 12th से जाता है ये हमारे एक्टिवेट हुआ, 12th एक्टिवेट, ये एक्टिवेट फॉर्म होगी ए। अब ये 12th एक्टिवेट फॉर्म किस पे एक्ट करेगी, हमारे 11th पे, ठीक है, उल्टा हो गया सिर्फ 11th पे, 11th इनएक्टिव है तो उसको क्या कर देगा इनएक्टिव। अब इसके बाद क्या होगा, जो हमारा 11th एक्टिव वाला है ये किस पे जाके एक्ट करेगा, 10th पे नहीं करेगा, ये करेगा हमारे 9th पे, ठीक है, सिर्फ इस डंडे को इधर लगा देना है, ये एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये 9th है इनएक्टिव है, तो ये किसका क्या बना देगा, अब 9th को एक्टिव बना देगा, ठीक है। अब ये 9th क्या करेगा, ये 9th हमारा एक्टिव करेगा 10th को एक्टिव, ठीक है, 10th को एक्टिव कर दिया इसने। अब ये 10th को एक्टिव किया इसने, हमारा 8 कहाँ गया, तो 8 हमारा इधर आता है, 9 और 10 के बीच में हमारा 8 को फैक्टर की तरह काम करता है, ठीक है, छोटा सा फैक्टर काम करता है यहाँ पे हमारा, जो हमारा 8th है, 8th यहाँ पे क्या होता है वो एक्टिव हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा क्या है को फैक्टर की तरह काम कर रहा है 8, और 10th को एक्टिवेट कर रहे हैं इधर हम, ठीक है। तो 8th यहाँ पे हमारा काम करता है, और यहाँ पे हमारा कैल्शियम आयन और फॉस्फोलिपिड, ठीक है, तो ये एक्ट करते हैं यहाँ पे, जिससे हमारा क्या होता है हो जाता है 10th एक्टिवेट हो जाता है। तो देखो 10th जो हमारा होता है वो इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक दोनों ही के बीच में कॉमन पॉइंट होता है। तो देखो अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की, एक बार फिर देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है हमारा, जब टिश्यू के अंदर डैमेज होता है तो टिश्यू हमारे रिलीज करते हैं रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर, तो वो टिश्यू फैक्टर क्या हमारा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन है, अब बोलोगे आप 8th आ गया, अब 8 के बाद कहाँ है 7th, ठीक है, तो 7th कहाँ होता है, तो 7th ओनली 7th होता है जो हमारा एक्सट्रेंसिक में भाग लेता है, ठीक है, इंट्रेंसिक में हमारे सारे आ जाते हैं, ठीक है, इंट्रेंसिक में हमारा 7th नहीं आता है, 7th नहीं आता है, 7th कहाँ आता है हमारा एक्सट्रेंसिक में आता है, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है हमारा जो इधर ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर होता है वो एक्टिवेट करता है हमारे 7th को, ठीक है, 7th हमारा एक्टिवेट हो गया। अब ये 7th होता है हमारा, जो इनएक्टिव 10th होता है ना, सीधा उस पर एक्ट करता है और सीधा 10th को एक्टिवेट कर देता है, ये बिल्कुल छोटा सा है। यहाँ पे क्या होता है 12 से 11 पे आता है, 11 से 9 पे जाता है, 9 से 10 पे आता है विद द हेल्प ऑफ 8, ठीक है, 8वें की हेल्प से। अब तो देखो 10वीं पे आ चुके हैं, 10वीं पे आ चुके हैं हम, 10th फैक्टर पे आ चुके हैं दोनों साइड से, ठीक है। इधर तो सिर्फ 7th फैक्टर स्टिमुलेट होता है, और हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे फॉस्फोलिपिड होता है, कैल्शियम होते हैं और थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, 3 फैक्टर होते हैं इधर, ठीक है, नोट्स में आपको लिख दूंगा मैं यहाँ पे। तो उसके बाद देखो इधर क्या होगा, हमारा जो 10th फैक्टर एक्टिवेट हो चुका है, अब ये 10th फैक्टर क्या करेगा, हमारे प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए ये यूज करता है हमारे 5th का, देखो 10 का आधा क्या है 5, तो 5th फैक्टर यहाँ पे को फैक्टर की तरह काम करता है, 5th एक्टिवेट होता है, जिसमें जिसकी वजह से हमारा प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव से क्या होता है थ्रोम्बिन बन जाता है, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है प्रोथ्रोम्बिन। देखो प्रो जो यहाँ पे क्या है इनएक्टिव फॉर्म है, यहाँ पे इसकी पहले वाली फॉर्म है, और थ्रोम्बिन क्या इसकी एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, वर्किंग फॉर्म है इसकी, तो वो इसमें आ जाता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन एंड फॉस्फोलिपिड। उसके बाद देखो हमारा क्या है, जो थ्रोम्बिन है, ठीक है ना, जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन हमारा फिब्रोजन, जो फिब्रोजन होता है एक सोल्यूबल पार्ट होता है, सोल्यूबल प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे हमारे ब्लड में, तो ये होता है जो थ्रोम्बिन होता है, इसको क्या करता है हमारा, जो थ्रोम्बिन होता है ना हमारा, थ्रोम्बिन हमारे फिब्रोजन को एक्टिवेट कर देता है और जो फिम्ब्रिन बना लेता है, और फिम्ब्रिन क्या होता है हमारे फिलामेंट्स होती हैं, फिलामेंट की फॉर्म में होता है, इनसोल्यूबल होता है लिक्विड से हमारे ब्लड से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। तो फिब्रोजन से भी हमारा फिम्ब्रिन बन रहा है, ये क्या है हमारा कैल्शियम से, फिब्रोजन हमारी इनएक्टिव फॉर्म है और फिम्ब्रिन हमारी एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब हमारे फिम्ब्रिन बन रहे हैं, ठीक है, तो हमारी ब्लड वेसल के जो हमारी ब्लड वेसल थी, ठीक है ना, जो भी यहाँ पे कट था ना, मान लो यहाँ पे कट था, तो उसके ऊपर हमारे फिम्ब्रिन ऐसे कवर कर रहे हैं उसे, ठीक है ना, कवर कर रहे हैं। अब ये क्या करता है हमारा जो 13 फैक्टर होता है ना, 13 फैक्टर होता है, जो थ्रोम्बिन होता है वो इसको एक्टिवेट करता है, ठीक है, थ्रोम्बिन इसको एक्टिवेट करेगा, और ये क्या करेगा, जो हमारा फिम्ब्रिन बन रहा है ना, इसको और ज्यादा अच्छे से वहां पे कवरिंग करने के लिए स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो थ्रोम्बिन हमारा फिम्ब्रिन को बना रहा है ना, थ्रोम्बिन हमारा फिब्रोजन से फिब्रिन को बना रहा है, तो फिब्रिन को और ज्यादा बनाने में हेल्प करेगा, और उसको वहां पे क्या है, वहां पे कवरिंग करने में, वहां पे क्लोट बनाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये क्या कर रहा है, अपने ही
रिजल्ट को और ज्यादा बना रहा है, ठीक है, और ज्यादा स्टिमुलेट कर रहा है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? हमारे पॉजिटिव फीडबैक का, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे क्लोटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारे लास्ट में क्या हो जाता है? स्टेबलाइजिंग इट, फिम्ब्रिन को स्टेबलाइज करते हैं वहां पे, ठीक है, अच्छे से लगाते हैं एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग क्लोट, ठीक है, तो क्लोट बना लेते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू।